अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अरकान ख़ानदान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी के कारकुनों के लिए मुनक़िदा मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम को वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप चंद्रशेखर राव की दुख्तर की भलाई चाहते हैं तो BRS पार्टी को वोट दें, या फिर आप अपने खानदान, अपने लड़के लड़कियों, पोते पोतियों, नवासे नवासियों की भलाई चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने अपोजिशन जमातों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चंद सियासी जमातें अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, या फिर चंद सियासी जमातें अपने ख़ानदान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जो किसी ख़ानदान के लिए काम नहीं करती, हर वक्त गरीबों के लिए काम करती है। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप BRS को वोट दीजिए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के महाराष्ट्र के दौरे पिंधरपुर टाउन पर शिवसेना लीडर संजय रावत का सख्त रद्दअमल सामने आया, जिन्होंने भारत राष्ट्र समिति का बीजेपी की एक बी टीम से तकाबुल किया। मीडिया से बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि BRS का मकसद ये है कि शिवसेना, UBT, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पर मुश्तमिल महाविकास अघाड़ी के इम्कानात को मुतासिर करते हुए वोट तकसीम किए जाए। उन्होंने कहा कि KCR ने जब वो आंध्र प्रदेश में एक वजीर और मरकज में एक वजीर थे, उस वक्त कभी भी गुज़िश्ता 9 साल के दौरान पिंदरपुर का दौरा नहीं किया, और अब वो अपनी ताकत के मुजाहरे की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आए हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र की राजनीति पर KCR जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर KCR जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे, और वो हार की डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में KCR साहब घुस गए, बड़े बड़े टेंट लगाए 5 स्टार, लेकिन वहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। 12 या 13 एक्स मिनिस्टर्स उनके, एक्स MP कांग्रेस में चले गए। ये लड़ाई कांग्रेस और KCR की है, लेकिन फिर भी हमारी ये है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदलाव महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, मैं कहूँगा आप BJP के लिए काम करें। आप BJP की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई प्रोग्राम नहीं होगा। यहाँ महाविकास अघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या पहले हैदराबाद से ही MIM के OBC यहाँ आए थे, अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने KCR साहब को भेजा है। ऐसा लगता है KCR साहब एक लड़ने वाले नेता है, उनकी इमेज लड़ने वाले नेता की है। आप ऐसे BJP को सरेंडर क्यों रहे हो भाई? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र। और आप विठ्ठल भक्त कब से हो गए? आप मंदिर में आ रहे हैं ना पंढरपुर में। इतने साल से आप राजनीति में हो, 2 टर्म आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, आप केंद्र में मंत्री रहे हो, आप आंध्र के मंत्री रहे हो, आप बहुत बड़े नेता हो, आप लोकप्रिय नेता हो, लेकिन
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मंगल को वाजे किया कि उनकी भारत राष्ट्र समिति बीजेपी, कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी की बी टीम नहीं है और दावा किया कि किसानों, दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों की टीम है। महाराष्ट्र में जिले शोलापुर के सिरकोली में जलसे आम को मुखातिब करते हुए उन्होंने बीआरएस के ताल्लुक से दूसरी जमातों के तबसरों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बीआरएस के सरबराह ने कहा कि वो महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के अवाम पर ये वाजे कर देने के ख्वाह हैं कि बीआरएस किसी भी पार्टी की एक टीम नहीं है। हम किसानों, दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों की टीम है और हमें किसी की भी ए टीम या बी टीम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवसेना के ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय रावत के बयान के बाद चंद्रशेखर राव का ये रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें उन्होंने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार दिया था और कहा था कि वो महाविकास अघाड़ी के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकोली के जलसे आम में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली भरत भालके के फर्जन भागीरथ भालके ने बीआरएस पर शमूलियत अख्तियार कर ली। केसीआर ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि हम एक छोटी पार्टी हैं, हमने महाराष्ट्र में सिर्फ शुरुआत की है और ऐसे में दूसरी जमातें हम पर बरहम क्यों हो रही हैं, वो क्यों खौफजदा हो रही हैं। के पार्टियां पूरे प्रस्तापित है, इनको क्या डर है समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा करते हैं समझ में नहीं आता, क्यों उल्टा सुल्टा बात करने लगते। हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडा पे बात करो, उस एजेंडा डिस्कस करो। देवेंद्र फडणवीस जी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, अब के उप मुख्यमंत्री है, नांदेड़ में पहली बार जब मैं आया था तो उन्होंने कहा था केसीआर जी आपका यहाँ क्या काम है, आपका तो काम तेलंगाना में है। मैंने कहा भैया मैं भारत के नागरिक हूँ, कहीं भी जाके काम कर सकता हूं, मैं यहाँ किसान के उद्धार के लिए आया हूं। अगर मुझे नहीं चाह रहे हो तेलंगाना एजेंडा मक्की का मक्की 100% इंप्लीमेंट करो, मेरा काम खत्म, मैं मध्य प्रदेश चले जाऊंगा, महाराष्ट्र नहीं आऊंगा। उसका जवाब नहीं है उनसे, उसका जवाब आता ही नहीं है। उनको कहना चाहिए कि बिल्कुल हम अमल करेंगे, नहीं करते। केंद्र सरकार एक 6,000 रुपए देते, वो भी कम लोगों को, कम किसानों को। हमारे पास कोई ऐसा अभेद नहीं है। पूरे किसान जितने भी है 70 लाख किसानों को हम रईत बंधु जो स्कीम है 10,000 देने वाला, छोटा बड़ा सब किसानों में देते हैं, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। इसी प्रकार का यहां भी आना चाहिए। लेकिन जैसा बीआरएस ने प्रवेश किया महाराष्ट्र में, फिर 6,000 का ऐलान हुआ, वो किसको देंगे? जो किसान सम्मान निधि मिल रहा है उन्हीं को देंगे, बाकी को नहीं देंगे। वो भी पूर्ण रूप से नहीं, 2-2 हजार करके 3 किस्तों में देते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। फसल को 5,000 एक देते हैं निवेश के लिए, फिर दूसरा फसल के दूसरा दे देते हैं। मुफ्त में पानी देते हैं, मुफ्त में बिजली देते हैं और हर दाना उनका खरीदते हैं। खरीदते भी कैसा, सीधे उनके बैंक में जाता है। आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे मेरे बात सुनकर। तेलंगाना में मैंने देखा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल किसानों का जो कष्ट है, मुश्किल है, मैंने देखा है। उसके बाद में पूरी तलाटी व्यवस्था हमने बर्खास्त कर दिया है तेलंगाना में। तलाटियों का जो काम है आप जानते हैं, हमारी भूमि उनके नाम पे लिख दे, इनका भूमि उनके नाम पे लिख दे, वहां पूरा तलाटी व्यवस्था ही बर्खास्त कर दिया, कानून बना के। उनके पेट में नहीं मारा हमने, दूसरे डिपार्टमेंट में उनको नौकरी दिया और तलाटी व्यवस्था निकाल के धरनी बोल के पोर्टल आके सारे जमीन का रिकॉर्ड हमने डिजिटलाइज कर दिया। उसके लिए उस माध्यम से ये सुविधा होता है किसानों को। धान खरीदते हैं, किसी के पास पीने की जरूरत नहीं है, सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। जो 5,000 हर फसल के लिए हम निवेश के लिए देते हैं, वो भी सीधा न दरखास्त देना है न दफ्तर जाना है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है, हैदराबाद से जाता है। किसान का जो बीमा है उसके लिए कहीं दरखास्त नहीं देना है, सीधे उनके अकाउंट में बैंक में चले जाता है। ये संभव बात है। ये बात जब तेलंगाना में हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकता? यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा सवाल है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के टी रामाराव ने आज अहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के शहरी इलाकों में बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। शहर हैदराबाद में बारिश से निपटने की हिकमत अमली पर आज जायजा इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें शदीद बारिश और सैलाब से निपटने के इक़दाम पर गौर खौज किया गया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नालों की सफाई और उसके तौसी कामों के लिए स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी कामों की पेशरफ से मुतालिक मालूमात हासिल की, जिस पर ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नालों की तौसी के काम तकरीबन मुकम्मिल हो गए हैं, जिससे शहर की कई कॉलोनियों को सैलाब के पानी से बचाया जा सकता है। वज़ीर के टी रामाराव ने शहर में मौजूद तालाबों में पानी की सतह पर वक्तन फ़ौक़तन नज़र रखने और मौजूदा गाइडलाइंस के मुताबिक पानी के ज़ख़ीरे का जायज़ा लेने और फौरी फैसला करने की भी हिदायत दी।
उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में भी बल्दी ओहदेदारों को शदीद बारिश से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहने की हिदायत दी और जानी नुकसान होने ना दिया जाए। ऐसी हिदायत दी। जायजे इजलास में आउटर रिंग रोड पर गाड़ियों की रफ्तार की हद को 100 किलोमीटर फी घंटे से बढ़ाकर 120 किलोमीटर फी घंटा कर दिया गया। वजीर मौसूफ की जानिब से गाड़ियों की रफ्तार में इजाफे की इजाजत देने के बाद HMDA ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए। तेलंगाना RTC के ज़ेर एहतमाम रियासत भर के 101 इलाकों में खून के अतिये के कैंप्स मुनक्किद किए गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पवार अजय कुमार ने हैदराबाद के MGBS बस स्टैंड में खून के अतिये के कैंप का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। RTC कई सालों से ब्लड डोनेशन कैंप्स का एहतमाम कर रही है, जिसके जरिए आवाम में खून के अतिये के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। रियासत के तमाम डिपोज और बड़े बस स्टेशन पर खून के अतिये कैंप मुनक्किद किए गए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने MGBS स्टैंड पर खाने पीने के स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने RTC बसों में मुसाफिरों की सहूलियात के बारे में मुसाफिरीन से मालूमात हासिल की। वजीर मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि RTC की तरक्की के लिए अवाम की तरफ से ताउन हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में RTC इदारों में मसाइल हैं और तेलंगाना RTC उनके मुकाबले काफ़ी बेहतर है। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को तेलंगाना के कायदीन के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया, जहां रवा साल के अवाइल में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। ये इजलास पार्टी हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, पार्टी के रियासती इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और रियासती यूनिट के सरबराह रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। पार्टी के एक लीडर के मुताबिक इजलास में तेलंगाना में पार्टी की इंतखाबी तैयारियों का मुशावरत की गई और रियासत के लिए एक हिकमत अमली तैयार की गई। इजलास से कबल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से हिकमत अमली तैयार करने के माहिर सुनील कुनुगलू और राहुल गांधी की मौजूदगी में मुलाकात की। BRS के कई बागी कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के एक दिन बाद ये इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव और साबिक रुकन पार्लियामेंट पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी शामिल हुए। इस इजलास के बाद कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल जी गांधी और वेणुगोपाल जी, इन्होंने सभी तेलंगाना के नेताओं के साथ चुनाव के लिए किस तरीके से आगे जाना चाहिए, किस मुद्दे को आगे ले जाना चाहिए, इसके लिए सभी नेताओं के साथ डिस्कस किया। 1 to 1 सभी की जो भी सजेशन थे, उस सभी सजेशन उन्होंने सभी के बहुत सारा वक्त देकर सुने हैं और उसी के आधार पे हम चुनाव जो प्रोग्राम है, जो आगे ले जाने की बात है, जो इश्यूज है, तेलंगाना की जो स्थिति है, उसके ऊपर फोकस करने के लिए उनके सजेशन हमें मिले हैं। जो हमारी सोच है, सोनिया जी गांधी ने तेलंगाना उस वक्त जनता की आवाज सुनकर तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया। उस वक्त सोनिया जी का जो मकसद था, वो तेलंगाना की जनता जहां पर बहुत बड़े तादाद पे ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, बहुत बड़ा तबका गरीबी से जूझ रहा है, उनको मदद करने के लिए तेलंगाना अलग बनाया था। लेकिन आज तेलंगाना की स्थिति 10 साल के बाद कुछ उसमें परिवर्तन तो आया नहीं।
लेकिन लगातार केसीआर जी की तरफ से, बीआरएस की तरफ से तेलंगाना की लूट हो रही है और जनता ये चाहती है कि वहां का बदलाव हो। 10 సంవత్సరాల టీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలను ఏ విధంగా ఎండగట్టాలి, కేంద్రంలో బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క అధికార దుర్వినియోగాన్ని ఏ రకంగా ప్రజలకు వివరించాలి, సంబంధిత అంశాలను అన్నిటిని కూడా ఈ సన్నాహక సమావేశంలో చర్చించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా పార్టీ బూత్ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు నిర్మాణం మీద కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి ఎన్నికలకు సన్నద్ధం చేసే విధంగా ఎక్కడెక్కడైతే ఖాళీలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా తిరిగి పునర్నియామకం చేసుకొని ఎన్నికలకు కార్యకర్తల్ని, నాయకులందరినీ కూడా సంసిద్ధులను చేసుకోవాలని చర్చ జరిగింది. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రజలకు ప్రభుత్వంలో ఏం చేయబోతున్నా వివరించడానికి అవసరమైన మేనిఫెస్టోకి సంబంధించిన విషయాలు, అదేవిధంగా ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులైన ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీకి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆయా అంశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని కూడా ఈ అంశాల మీద పూర్తి స్థాయిలో చర్చ జరిగింది. ప్రధానంగా 10 సంవత్సరాల చంద్రశేఖర్ आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट इजलास श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सदारत में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दशा जो इलेक्शन होगा और केसीआर को किस तरह शिकस्त देना है, बीआरएस पार्टी को किस तरह शिकस्त देना है, और बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। ये एक ही सिक्के के दो रुख को आवाम तक पहुंचाना है कि केसीआर और बीजेपी में कोई फर्क नहीं, दोनों एक है। और ख़ास तौर पर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ को साथ में मिला के चलना है, उनके हित का ख्याल रखना है, उनको पार्टी में और गवर्नमेंट में हर जगह उचित स्थान देना है। ये तमाम चीज़ें दिए हैं। तो अंचल अंचलगा कांग्रेस पार्टी ఎలక్షన్ 120 డేస్ ఉంది అని రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పిన తిరగనే అంచెలంచెలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు పోయి ఆ వ్యయంతో మన గెలుపు గురించి కావాల్సిన అన్ని సూచనలు రాహుల్ గాంధీ గారు చేసినారు. కాబట్టి ఆ సూచనలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పాటిస్తూ మేము ఈ రోజు నుంచే ప్రజల్లో వెళ్ళి మన క్యాడర్కు పెద్దగా యాడ్ చేసి లేకున్నా ఈరోజు గౌరవ ఏఐసిసి అధ్యక్షులు ఖార్గే గారు, గౌరవ మాజీ అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ గారు, గౌరవ ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణకు సంబంధించిన ముఖ్య నాయకులందరినీ పిలిపించి 2023 డిసెంబర్లో జరిగే తెలంగాణ ఎన్నికలకి ఒక ప్రిపరేటరీ మీటింగ్గా అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని ముందు పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఒక సుదీర్ఘమైన कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन को सख्त वार्निंग देते हुए आपसी इख्तिलाफात खत्म करते हुए पार्टी के मामलात को मीडिया से रुजू ना करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कौन कौन से कायद क्या काम किए हैं और क्या काम कर रहे हैं, उन्हें इसकी मुकम्मल इत्तला है। पार्टी डिसिप्लिन शिकनी में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कायदीन के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं तो वो पार्टी इंचार्ज से रुजू होते हुए अपने इख्तलाफात को 4 दीवारी के अंदर पेश करें, मीडिया से रुजू ना हो। जराये ने बताया कि राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस के 2 कायदीन की सरगर्मियों और मीडिया में गैर जरूरी बयानात देने पर भी शदीद नाराजगी जाहिर की। दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन के साथ आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी ने एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे के अलावा पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। जराये के मुताबिक ये इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें आने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली को तैयार करने की हिदायत दी गई। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से मुतालिक गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी इत्तलात के दरमियान आज बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि पार्टी तब्दील करना कपड़े तब्दील करने की तरह आसान नहीं है। वो बीआरएस पार्टी को अपनी मर्जी से नहीं छोड़े थे, बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती पार्टी से निकाल दिया गया।
मैं समझता हूं कि जिस वक्त मुझे बीआरएस से निकाल दिया गया उस वक्त केसीआर के अरकान खानदान को भी अफसोस हुआ होगा। शामीरपेट में अपने फार्म हाउस में मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि इंतखाबात के लिए मजीद 6 माह का वक्त है। तेलंगाना में खुसूसी हिकमत अमली के तहत बीजेपी अपने प्रोग्रामों को लेकर आगे बढ़ेगी और यकीनी तौर पर बीजेपी को कामयाबी मिलने वाली है। అందరూ మా గౌరవం పోయింది, మా డెకోరం పోయింది, ఇవాళ పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. మా ఆత్మగౌరవం కరువైపోయిందనే పరిస్థితిలో అధికారులు ఉన్నారు, అన్ని వర్గాలపై కూడా ఉన్నారు. మరీ ముఖ్యంగా వచ్చిన తర్వాత పేదల భూములు మాయమైపోయినాయి. అసైన్మెంట్ భూములకు పూర్తిగా కాగితాలు రాలే. గిరిజనులు దున్నుకునేటువంటి పోడు వ్యవసాయ భూములకు వాళ్ళకు बीजेपी रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र की अहलिया जमुना ने टीआरएस रुकन काउंसिल कौशिक रेड्डी पर सनसनीखेज इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कौशिक रेड्डी राजेंद्र के कत्ल का मंसूबा तैयार किए हैं और उन्हें इस बात की इत्तला मिली है कि बीआरएस रुकन काउंसिल ने राजेंद्र के कत्ल के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च करने भी तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए जमुना ने कहा कि राजेंद्र का कत्ल करने की इत्तला मिलने के बाद हम कायफ नहीं हैं, क्योंकि कौशिक रेड्डी की बातों में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का रोल कार फरमा है। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में अवाम ने केसीआर को मुनासिब सबक सिखाया था, इसलिए कौशिक रेड्डी और चंद्रशेखर राव हुजूराबाद के अवाम से काफी नाराज हैं। जमुना ने कहा कि अगर उनके खानदान के किसी भी रुकन को तकलीफ पहुंचती है तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव राज तौर पर जिम्मेदार होंगे। इस मौके पर जमुना ने कहा कि राजेंद्र बीजेपी में काफी मुतमईन है और वो पार्टी तब्दील करने का कोई मंसूबा नहीं रखते। पैसलतोटी లక్షల కోట్లు సంపాదించి ఆ రోజు ఎవరైతే ఆయన కేసీఆర్ గారికి కుడిభుజంగా ఉన్నటువంటి ఈటల రాజేందర్ గారిని ఇవాళ 20 కోట్లు పెట్టి మీ ఈటల రాజేందర్ గారిని చంపడానికి రెడీ ఉన్నాం రా అని చెప్పింది ఎవరు? ఎమ్మెల్సీ కౌశిక్ రెడ్డి గారు. అంటే అంత ఉద్యమం చేసి తెలంగాణ తెచ్చి ఇవాళ 20 కోట్లు పెట్టి చంపించుకోవడం కోసమేనా ఇవాళ ఉన్నది ప్రభుత్వం? ఇట్లా వచ్చిన పైసలతోటి లక్షల కోట్లు సంపాదించి ఆ రోజు ఎవరైతే ఆయన కేసీఆర్ గారికి కుడిభుజంగా ఉన్నటువంటి ఈటల రాజేందర్ గారిని ఇవాళ 20 కోట్లు పెట్టి మీ ఈటల రాజేందర్ గారిని చంపడానికి రెడీ ఉన్నాం రా అని చెప్పింది ఎవరు? ఎమ్మెల్సీ కౌశిక్ రెడ్డి గారు. అంటే అంత ఉద్యమం చేసి తెలంగాణ తెచ్చి ఇవాళ 20 కోట్లు పెట్టి చంపించుకోవడం కోసమేనా ఇవాళ ఉన్న बीआरएस के रुकन काउंसिल कौशिक रेड्डी ने बीजेपी रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र के कत्ल की साजिश करने उन पर लगाए गए इल्जाम को बड़ा मजाक करार दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजेंद्र की अहलिया जमुना की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। इस इल्जाम पर वो हुजूराबाद में सरेआम खुले मबाहिस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कत्ल की सियासत राजेंद्र जानते हैं, क्योंकि 2018 में ही राजेंद्र ने उन्हें कत्ल करने की साजिश रची थी। बीआरएस रुकन काउंसिल ने कहा कि राजेंद्र जिस वक्त सियासत में सरगर्म नहीं थे उस वक्त उनके पास जाती मकान भी नहीं था, और आज सियासत में आने के बाद राजेंद्र ने सैकड़ों करोड़ मालियत का फार्म हाउस किस तरह तामीर किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दलितों गिरिजनों की अराजियां छीनकर राजेंद्र ने फार्म हाउस तैयार किया है। రాజకీయంగా కూల్చేది నేనే అని రాసి పెట్టుకో ఈటల రాజేంద్ర అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మళ్ళా చెప్తున్నా, 100 కబేరాలని తిన్న రాబందు ఒక చిన్న గాలివానతోని కొట్టుకపోయినట్టు నేను నీ దృష్టిలో ఆ చిన్న గాలివాననే కావచ్చు, కానీ రాజకీయంగా నిన్ను కూల్చేది నేనే రాసి పెట్టుకో ఈటల రాజేంద్ర అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇంకోటి మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. डीजीपी अंजनी कुमार ने महकमे पुलिस में करीब तकर्रुर होने वाले 14,881 सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स को सितंबर और अक्टूबर में दी जाने वाली तरबियत के इंतजामात का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन को दी जाने वाली तरबियत के शोबे के इंस्पेक्टर जनरल तरुण जोशी के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत के 28 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स को तरबियत दी जाएगी।
सितंबर और अक्टूबर में तरबियती प्रोग्राम का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से लेकर अब तक रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के मसले को हुकूमत ने अवलीन तरजीह दी है, जिसके पेश नज़र गुज़िश्ता कई बरसों से महकमे पुलिस में भारी पैमाने पर तकर्रुरात हुए। 2018 में 11,028, 2020 में 16,282 कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर तकर्रुरात हुए और अब 14,881 जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस एकेडमी में 653 अफराद, पीटीसी अंबरपेट में 650, वरंगल में 1000, करीमनगर में 442, मेडचल में 250, सीटीसी हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, निजामाबाद, वरंगल में हर जगह 250, तेलंगाना स्पेशल पुलिस फोर्स यूसुफगुड़ा में 450, इसके अलावा कुंडापुर और दीगर ट्रेनिंग सेंटर्स पर मजीद अफराद की खिदमत हासिल की जाएगी। उन्होंने पुलिस के आला अहदेदारों को हिदायत दी कि ट्रेनिंग शुरू होने से कबल तमाम सेंटर्स पर बुनियादी सहूलतों को फराहम किया जाए। रियासत में इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िदा एमसेट वेब काउंसलिंग के तहत उम्मीदवारों को वेब ऑप्शन का इंतखाब करने की 4 शुबे से सहूलत फराहम की गई है। स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अपने एक बयान में ये बात बताई। इसी तरह रियासत के इंजीनियरिंग सीटों की तफसीलात को भी पेश कर दिया गया, जिसके तहत 137 खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 80,091 सीटों पर भर्ती की जाएगी, जबकि 16 यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस की 4,713 सीटें और खानगी यूनिवर्सिटियों की 21,302 माफ कीजिएगा 1,302 सीटों को भी इसमें पूरा किया जाएगा। इस साल कन्वीनर कोटे के तहत 62,069 सीटों पर भर्ती की जाएगी। सबसे ज्यादा सीटें सीएससी में 15,897 और ईसीई में 9,734 सीटें हैं। साबिक रुकन राज्यसभा एस रामचंद्र रेड्डी चल बसे। 92 साल रेड्डी कुछ अरसे से उम्र से मुतालिक सेहत के मसाइल का शिकार थे। उन्होंने शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पर आखिरी सांस ली। उनकी मौत पर वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार करते हुए उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने सिद्दीपेट के साथ साथ तेलंगाना के अवाम के लिए मुख्तलिफ हैसियतों से रामचंद्र रेड्डी की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट लीडर रेड्डी ने तेलंगाना मुसल्लह जद्दोजहद में हिस्सा लिया था। उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश रही। वो सरपंच से एमएलए और फिर एमपी बने थे। उनकी खिदमत बेशतर कायदीन और खुद उनके लिए एक जज्बा है। हैदराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में शोहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह वाक़या शहर हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में मंगल की सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मीरा जी और फातिमा मियाँ बीवी सुल्तान नगर बोराबंडा में रहते थे। मकामी लोगों ने बताया कि दोनों शोहर और बीवी गुज़िश्ता कुछ अरसे से लड़ रहे थे। आज एक बार फिर उनके दरमियान झगड़ा हुआ और शोहर मिराज अली ने अपनी बीवी फातिमा के सर पर लोहे की रॉड से हमला करके कत्ल कर दिया। मकामी लोगों से मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और नाश को उस्मानिया दवाखाने की मॉर्चरी में मुंतकिल किया। पुलिस ने मिराज अली को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश की जा रही है। करीमनगर वन टाउन पुलिस ने एक कम उम्र लड़की को हरासा करने के इल्जाम में 6 अफराद बशमूल 5 कम उम्र लड़कों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एक केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक एसएससी की एक तालिबा को अपने महल्ले के एक इंटरमीडिएट तालिब इल्म से मोहब्बत हो गई थी। 1 साल कबल इस तालिब इल्म के 2 दोस्तों ने दोनों के काबिल एतराज अंदाज की तस्वीर और वीडियोस ले लिए थे और लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि उनमें से 2 लड़कों ने कई मरतबा उस लड़की के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील की और उसे धमकी दी गई थी कि इंटर के तालिब इल्म के साथ उसके इश्किया मामले से उसके वालिदैन को वाकिफ करवाया जाएगा। इस मामले का इल्म होने के बाद दूसरे 3 लड़कों ने भी इस लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मुसलसिल हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए लड़की ने इस मामले से अपने वालिदैन को वाकिफ करवाया, जिन्होंने पीर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने 6 लड़कों बशमूल लड़की के बॉयफ्रेंड के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, असमत रेजी और हरासानी से मुतालिक दफात के तहत एक केस दर्ज कर लिया। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक खातून ने दरियाए मांजरा में अपनी 4 साल बेटी को फेंक दिया और खुद भी पानी में कूद गई। यह वाकया जिले के सिरवूर गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 32 साल विजया और उसकी बेटी गौरी की लाशों को मंगल को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जहीराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस इकदाम के पसे पर्दा वजह मालूम नहीं हो सकी।
शहर हैदराबाद में स्पा सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वालों और ग्राहकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मुलाजिमत दिलाने के नाम पर धोखा देते हुए इस जिस्म फरोशी के दलदल में लड़कियों को धकेला जा रहा था। इस अड्डे की मालिक आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली श्रुति थी। 18 गिरफ्तार शुदगान में 10 लड़कियां भी शामिल हैं। श्रुति 2 साल पहले MBBS के लिए यूक्रेन गई थी, ताहम फीस की अदायगी के लिए रकम ना होने पर वो वापस आ गई। माशी मसाइल पर उसने स्पा सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने लगी। एक इत्तला पर पुलिस ने शहर के बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर वाक़े इस स्पा सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने इस बात का पता चला है कि मसाज के नाम पर यह जिस्म फरोशी का काम करवाया जाता था। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।